हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, हमने इसकी क्लासेज जो है शुरू कर दी हैं और हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। पहले क्लास में हमने जो है आपको सिलेबस बताया था इस सब्जेक्ट का और दूसरे क्लास में हमने जो है टॉपिक शुरू कर दिया था, यानी जहाँ से हमें इसको पढ़ना है पूरा हमने वहाँ से शुरू करा है। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्लास 3 में आज हम क्या क्या देखेंगे? तो आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा के महत्व के बारे में, शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में और साथ ही साथ शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं हम शिक्षा के महत्व की, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है। तो क्या महत्व है शिक्षा का? तो इन जनरल भी आप इस चीज़ को जानते हैं, आपसे भी अगर पूछा जाएगा तो आप भी इजीली बता पाएंगे कि आखिर हमारी लाइफ में शिक्षा का क्या रोल है, क्या महत्व है। फिर भी हम एक एक करके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला यहाँ महत्व क्या हो जाएगा कि शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, यानी बच्चे का हर तरह से विकास होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से जो है हमारा विकास जो है शिक्षा के द्वारा होता है। देखिए, अगर आप पढ़े रहेंगे, आपके पास शिक्षा है, तो आप समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से सामाजिक चीज़ों को लेके साथ में आगे बढ़ना है, वो सब कुछ आप जान पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास शिक्षा है तो अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, हमारा शरीर फिट रहे, बौद्धिक क्षमता के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि शिक्षा के द्वारा बालक का क्या हो रहा है, सर्वांगीण विकास होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन करने की योग्यता का विकास होता है। अगर शिक्षा अगर होगी तो हम अपना भी मूल्यांकन कर पाएंगे, हम ये जान पाएंगे कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, हमें कहाँ पर किन चीज़ों में सुधार करने की जरूरत है, मतलब अच्छा बुरा जो है हम अपना खुद भी समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैसे अपने व्यवहार को अनुकूल बनाया जाए। मतलब अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास शिक्षा है, तो आप ये जान पाएंगे कि अपने व्यवहार को किस तरीके से बेटर करना है, अच्छा करना है, अनुकूल बनाना है। यानी अगर आप किसी के बीच है तो किस तरीके से बिहेव करना है और जगह के हिसाब से आपको किस तरीके का व्यवहार करना है, तो ये सब कुछ आप आराम से जो है समझ पाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है? शिक्षा के द्वारा न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, बल्कि समाज व राष्ट्र का भी विकास होता है। ये कहते हैं कि अगर शिक्षित लोग होते हैं तो वहाँ का समाज, वो राज्य, वो जिला, वो राज्य, वो देश ऑटोमेटिक डेवलप करता है, विकास करता है। तो वही चीज़ है कि व्यक्ति का, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उसका खुद का तो विकास होगा, लेकिन अगर उसका खुद का विकास होगा तो वो जिस समाज में रह रहा है, जिस जिले में रह रहा है, जिस प्रदेश में रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, सबका विकास होगा, क्योंकि हिस्सा तो कहीं ना कहीं वो उसी देश का है। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? शिक्षा व्यक्ति में दूरदर्शिता का विकास करता है। अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा है, तो आप जो है आगे तक की जो है आपका दृष्टिकोण जो है वो बहुत अच्छा होगा। मतलब आप ये समझ पाएंगे कि आप आगे चल के आपको क्या करना है, किस तरीके से कार्य करना है। तो एक दूरदर्शी विचारधारा जो है शिक्षित व्यक्ति में हमें देखने को मिलती है। छठा है, शिक्षा ही हमारे ज्ञान का सृजन करती है। मतलब अगर हम शिक्षित हैं तो हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ जाती है, चीज़ों को सोचने विचारने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। नए नए तरीके हमें जो है आने लगते हैं, सोचने लगते हैं हम अच्छे अच्छे तरीके, नए नए तरीके, क्रिएटिव तरीके। तो एक सृजनशीलता की क्षमता जो होती है वो भी हमें देखने को मिलती है अगर हम शिक्षित हैं तो। सातवां है, शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है। जैसे अगर आप शिक्षित हैं तो अगर आप कहीं गए और एक ऐसा व्यक्ति जिसे जो शिक्षा से वंचित हो गया हो, तो अगर 2 लोग, एक मान लीजिए एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, कचहरी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी दुविधा वाली बात होती है, क्योंकि बैंक हुआ, कचहरी हुई, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो है अलग ही लेवल की चलती हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई कुछ मानता नहीं है, या फिर हम कह नहीं पाते या समझा नहीं पाते, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं यहाँ वाले जगहों पे। लेकिन अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो आपको किस तरीके से अपना काम करवाना है, किस तरीके से वहाँ के लोगों से बात करनी है,
तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है जिसकी वजह से आप अपनी बात को रख पाते हैं। वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति जो शायद शिक्षा से वंचित रह गया हो किसी भी वजह से, वो अपनी बात को नहीं रख पाता या फिर लोग उसकी बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ये फ़र्क देखने को मिलता है। तो शिक्षा हमारे अंदर क्या उत्पन्न करता है? आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर करने के लिए एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। इत्यादि मैंने लिख दिया है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना जानिए, इतना बहुत है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम चलेंगे शिक्षा के उद्देश्य पे। तो देखिए, समय के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहा है। मतलब समय जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वैसे वैसे जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो उस पर भी हमने बदलाव देखा। जैसे वैदिक काल की अगर हम बात करें, तो वैदिक काल में जो था शिक्षा का उद्देश्य था वो अध्यात्म, संगीत, वेद, उपनिषद, राजनीति आदि पर आधारित था। ठीक है, यानी उस टाइम ये था कि शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता था कि हमें ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है, समझानी है, या इन चीज़ों में बच्चों को बेटर करना है, अच्छा करना है। लेकिन जब हम मध्यकाल की तरफ बढ़े, जब हम मध्यकाल में आए, तो मध्यकाल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हो गया। लोग अपने धर्मों का जो है प्रचार प्रसार करने लगे, अपने धर्म को बढ़ाने लगे कि और लोग उस धर्म में शामिल हों, अपने धर्म की अच्छाइयाँ वगैरह बताने लगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस हो गया उस टाइम जो शिक्षा था। लेकिन जब हम आधुनिक काल की तरफ बढ़े, तो आधुनिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो पुनः क्या हो गया? बालक के सर्वांगीण विकास पे। क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज़ था, जो उद्देश्य था, हम वैदिक काल में बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर डिपेंड था कि बच्चे को हमें इन सारी चीज़ों की जो है अध्ययन कराना है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान कराना है। लेकिन बीच में थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई थी मध्यकाल में, लेकिन आधुनिक काल में वापस से जो उद्देश्य था शिक्षा का वो बालक के सर्वांगीण विकास पर ही आधारित हो गया कि हमें ओवरऑल डेवलप करना है बच्चे का ही विकास। शिक्षा हमें बच्चों को इसलिए देनी है ताकि बच्चे का विकास हो सके। ठीक है, तो ये हमारा शिक्षा के उद्देश्य का जो परिवर्तन था, समय दर समय जो चला, हमने उसकी बात की। तो अब हम एक एक करके सारे उद्देश्यों को समझेंगे। तो देखिए, जो शिक्षा के समान उद्देश्य हैं, यहाँ पे मैंने सारे उद्देश्य जो समान उद्देश्य है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो शिक्षा के समान उद्देश्य में पहला उद्देश्य मैंने लिखा है शारीरिक विकास का उद्देश्य, दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य, तीसरा है चारित्रिक व नैतिक विकास का उद्देश्य, चौथा है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, पांचवा है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, छठा है सामाजिक विकास का उद्देश्य, सातवां है शक्ति के विकास का उद्देश्य, आठवां है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, नौवां है राष्ट्रीयता की भावना के विकास का उद्देश्य और दसवां है अवकाश काल के सदुपयोग का उद्देश्य इत्यादि। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो उद्देश्य हैं ये सामान्य उद्देश्य हैं। ठीक है, कैसे उद्देश्य हैं? सामान्य उद्देश्य हैं। तो इनको देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। वहाँ पे मैं एक एक जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें होंगी उसका मैं अलग अलग से थोड़ा सा उसको डिटेल में बताऊंगी, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना जान लीजिए, जैसे अगर जो हम शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो सके, उसका मानसिक विकास अच्छा हो सके, उसका चारित्रिक और नैतिक विकास अच्छा हो। इसलिए हम उसे शिक्षा देते हैं कि वो उसके अंदर नैतिक गुण आए, चारित्रिक गुण आए, अच्छे गुण आए उसके अंदर। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है, मतलब शिक्षा हम इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे का हर तरीके से विकास हो। और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य के मतलब, अगर शिक्षा रहेगी तो संस्कृति जो है, जहाँ की जो संस्कृति है वो संस्कृति जो है वो उसका डेवलप हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, उस चीज़ को बच्चे फॉलो करें। सामाजिक विकास का उद्देश्य का मतलब किस तरीके से समाज में हमें रहना है, किस तरीके से समाज के साथ समायोजन करना है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेतृत्व शक्ति की बात करें तो नेतृत्व क्षमता की बात की गई है कि शिक्षा जो है कहीं ना कहीं बच्चों में नेतृत्व शक्ति जो है उसका विकास करती है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य मतलब शिक्षा रहेगा तो व्यक्ति जो है आगे चल के किस तरीके से अपनी लाइफ में जीविकोपार्जन करेगा, कमाएगा, तभी तो अपनी परिवार चलाएगा, अपनी आर्थिक ज़िंदगी, अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो जो है कंटिन्यू कर पाएगा। तो उसे कौन सा व्यवसाय करना है, क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमें शिक्षा के माध्यम से जो है देखने को मिलती है कि शिक्षा रहेगी तो हम ये सारी चीज़ें भी कर पाएंगे। जिससे कि ओवरऑल हमारा तात्पर्य क्या है कि जीविकोपार्जन करना, कुछ काम करेंगे आगे चल के जिससे कि हमें पैसे आएंगे, और पैसे रहेंगे तभी तो आप लाइफ सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है, और नौवां था राष्ट्रीयता की भावना की, मतलब देश के बारे में जो अच्छी भावनाएं हैं वो हमारे अंदर विकसित होंगी, हम अपने देश के बारे में जान पाएंगे। और अवकाश काल के सदुपयोग का उद्देश्य ये कि
अगर खाली समय है तो हम उस समय का कैसे उपयोग कर पाएँ, ये भी हमें शिक्षा के द्वारा पता चल पाता है। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया, अभी थोड़ा सा डिटेल में आगे आपको दिखाएंगे बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप बस इतना जानिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा के समान उद्देश्य क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आता भी है कि शिक्षा के 4 समान उद्देश्य लिखिए, 2 समान उद्देश्य लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य, ठीक है। मतलब ऐसे उद्देश्य जो सार्वभौमिक हैं, सभी के लिए हैं। तो ये अलग से आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप लिखेंगे कि सार्वभौमिक उद्देश्यों को समान उद्देश्य भी कहा जाता है। मतलब जो समान उद्देश्य है उसी को हम लोग सार्वभौमिक उद्देश्य भी कहते हैं। अच्छा, आगे है इसमें कि सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर समान रूप से लागू होती है। क्योंकि सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए। तो ये जो सार्वभौमिक उद्देश्य है शिक्षा के, वो सभी मानव जाति पर समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ उद्देश्य होगा, सबके लिए समान उद्देश्य होगा। तो जो समान रूप से होगा, तो जो समान उद्देश्य भी आपने देखे ऊपर, वो देखिए सभी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब हर व्यक्ति के लिए शिक्षा का वो समान उद्देश्य है। अगला इसमें है कि इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है। मतलब जो व्यक्ति है उसमें जो गुण हैं, जो उसके अंदर अच्छाई है, जो भी उसके अंदर अच्छे गुण हैं, उसको डेवलप करना। जैसे अगर हम यहाँ पे वांछनीय गुण की बात करते हैं, तो वांछनीय गुण का मतलब जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है डांस में, कोई बालक जो है वो डांस में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो शिक्षा वो क्या करेगा, वो डांस की क्लासेस लेगा। अगर कोई सिंगिंग में अच्छा है तो वो सिंगिंग की क्लासेस लेगा। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो वो उस रिगार्डिंग शिक्षा लेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टरी की शिक्षा लेगा, और कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग की शिक्षा लेगा। तो व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य, कि जो व्यक्ति चाहता है, जो इसमें वो अच्छा है, उसको और बेहतर करना। अगला है, अतः इनका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी विशेष स्थान अथवा देश तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति है, ठीक है। जो सार्वभौमिक उद्देश्य है शिक्षा के, वो ऐसा नहीं कि भारत के लिए शिक्षा के कुछ अलग उद्देश्य हैं तो इंग्लैंड के लिए कुछ अलग होंगे, या किसी देश और अदर कंट्री के लिए कुछ अलग होंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य अगर किसी, जो हमारे समान उद्देश्य है, वो पूरे विश्व में हर मानव जाति के लिए सेम रहेंगे, समान रहेंगे। अगला यहाँ पे है कि सार्वभौमिक उद्देश्य देश व काल से प्रभावित ना होकर सदा एक से ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी देश में कुछ हो जाएगा, किसी देश में कुछ, ऐसा नहीं होगा। जो समान उद्देश्य है, जैसे मैंने कहा कि हर मानव जाति के लिए सेम रहते हैं। इसकी उपयोगिता सभी देशों व सभी कार्यों में होती है। अगला है, इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिसमें मानव गुणों का विकास, मानव के व्यक्तित्व का संतुलित विकास आदि शामिल है। यानी ये जो विकास, जैसे हम मानव गुणों के विकास कर रहे हैं या व्यक्तित्व का संतुलित विकास की बात कर रहे हैं, तो ये सार्वभौमिक उद्देश्य है। और ये देखिए कि आप हर मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भी देश, राज्य, किसी से भी बिलोंग करता हो, सबके लिए ये अप्लाई होगा ये उद्देश्य। उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने बात की समान उद्देश्य की, तो शारीरिक विकास का उद्देश्य देखिए ये सबके लिए होगा, मानसिक विकास का उद्देश्य ये सबके लिए होगा। किसी भी देश का व्यक्ति है, सबके लिए शिक्षा का ये उद्देश्य जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यही ऐसे ही इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, तो ये आपने देख लिया सार्वभौमिक उद्देश्य। बात करते हैं हम शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य की। तो कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी हैं शिक्षा के, तो क्या क्या है यहाँ पे। पहला है कि विशिष्ट उद्देश्यों को असमान उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। जैसे अभी आपने देखा सार्वभौमिक उद्देश्य वो सबके लिए समान थे, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य जो है वो सबके लिए समान नहीं है, इसीलिए इसे असामान्य उद्देश्य की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, इन उद्देश्यों का क्योंकि असमान उद्देश्य है, सबके लिए समान नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि इसका जो क्षेत्र है और जो प्रकृति है वो क्या होगी, सीमित होगी, सबके लिए नहीं होगी, सीमित होगी। इसका दायरा जो है वो लिमिटेड होगा। यही नहीं, इनका निर्माण किसी भी विशेष परिस्थिति अथवा विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी ये जो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य है वो किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए हम इसका जो है कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोविड जब आया था, ठीक है, तो कोविड में जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने उसके लिए वैक्सीन बनाई, तो वो जो शिक्षा थी उनकी, वो एक विशेष परिस्थिति पे वो उस चीज़ का कार्य कर रहे थे। मतलब अपनी नॉलेज का वो एक विशेष परिस्थिति में कार्य कर रहे थे। तो ये शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य हैं, ठीक है, जिसे कि विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
अगला है, इस दृष्टि से यह उद्देश्य लचीले, अनुकूल, योग तथा परिवर्तनशील होते हैं। मतलब ये लचीले होते हैं, समय के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट, जैसे कहा मैंने कि कोविड पे काम कर रहा था, तो कोविड आया तो वो व्यक्ति जो है, वो साइंटिस्ट जो है, वो कोविड के लिए कार्य कर रहे थे, अपनी शिक्षा का कोविड के लिए यूज कर रहे थे कि किस तरीके से लोगों को सेफ रखा जाए। उसी तरह वो फिर बाद में किसी और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वो अलग चीज़ पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो उद्देश्य शिक्षा का वो क्या है, लचीला है, अनुकूल, योग्य है और परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य जो है वो देश, काल यानी समय, ठीक है, काल मतलब समय, और परिस्थिति मतलब कोई सिचुएशन ऐसी, कंडीशन ऐसी कि कुछ किसी एक जगह पे कोई अलग कंडीशन आ गई, जैसे कहीं पर सुनामी आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो उस टाइम किस तरीके से कार्य करें, क्या कार्य करें, तो वो एक कंडीशन में जो हम अपनी नॉलेज का उपयोग करते हैं वो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारा हो गया शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। बात करते हैं हम शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य। तो यहाँ पर जो, जैसे अभी आपने देखा विशिष्ट उद्देश्य और एक सार्वभौमिक उद्देश्य वगैरह देखे, अब यहाँ पे बात होती है वैयक्तिक उद्देश्य की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्तिवादी थे, ठीक है, जैसे बहुत सारे अपनी अपनी विचारधाराएं वाले लोग थे, तो जो व्यक्तिवादी सोच की विचारधारा वाले लोग थे, तो व्यक्तिवादियों के अनुसार जो है समाज की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा है, ठीक है। मतलब वो मानते थे कि समाज बड़ा नहीं है, व्यक्ति बड़ा है। तो अतः शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्तियों को पूर्ण रूपेण विकसित करने पर बल देता है। यानी ये इनके अनुसार जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, वैयक्तिक उद्देश्य है, वो क्या कहता है, वो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत शक्तियां हैं उसको विकसित करने पर यह बल देता है कि व्यक्ति को अपनी जो व्यक्तिगत शक्तियां हैं उसको डेवलप करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और शिक्षा की ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके तथा व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके। मतलब इसमें किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, व्यक्ति को, समाज की अपेक्षा व्यक्ति को, और इसमें व्यक्ति के ही जो शक्तियां हैं उसको जो है विकसित करने पर बल मतलब देने की बात जो है कही जाती है इसके उद्देश्य के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपने देखा व्यक्तिगत उद्देश्य या वैयक्तिक उद्देश्य। अब हम देखेंगे सामाजिक उद्देश्य। तो देखिए, अभी आपने व्यक्तिवादियों की विचारधारा से माना कि समाज से बड़ा व्यक्ति है, लेकिन कुछ जो समाजवादी थे उनका यह मानना था कि व्यक्ति से बड़ा समाज है। तो उनके अनुसार शिक्षा के क्या, ये सामाजिक उद्देश्य क्या है शिक्षा के, वो हम देखते हैं यहाँ पे कि समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज बड़ा है, अतः वे शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर विशेष बल देते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता है। सही बात है कि अगर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो अगर हम व्यक्ति को एक ऐसे जगह पे भेज दें जहाँ पे कोई समाज नहीं है तो उसका कितना ही विकास हो पाएगा। तो वो लोग मानते थे कि अगर व्यक्ति जो है समाज में रहेगा तभी वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर पाएगा। अतः उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अपना जो विकास है वो अपना खुद के बारे में ना सोच के समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और समाज के क्या आदर्श हैं, क्या नियम है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना विकास करना चाहिए कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से विकास करना है। तो ये था शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अलग से जो शिक्षा के सामाजिक, वैयक्तिक, ये सारे उद्देश्य थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अब हमने कहा था कि हम आपको कुछ समान उद्देश्य जो है वो यहाँ पे आपको बताएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य जो है वो इस प्रकार है। तो यहाँ पे पहला हमारा कुछ जो शिक्षा के उद्देश्य में है, पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो बालक का शारीरिक विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती बल्कि शिक्षा शरीर के विकास में सहायता अवश्य करती है। बालक का शारीरिक विकास संतुलित रूप से किस प्रकार किया जा सकता है यह जानने में शिक्षा हमारी मदद करती है। अभी ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे अगर आप शिक्षित हैं तो अपने शरीर का विकास किस तरीके से कर पाएंगे, शरीर के लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किस तरह से हम फिट रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम शिक्षित हैं तो हमें जो है ये सारी चीज़ें जानने में हमें मदद मिलती है। तो शिक्षा क्या करती है, हमारी मदद करती है अपने शारीरिक विकास को अच्छा रखने में, बेहतर बनाने में। तो ये हमारा था शारीरिक विकास का उद्देश्य। मानसिक विकास का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात उसका मानसिक विकास होता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे अब अगर आप शिक्षित है, ठीक है, अगर आपके पास शिक्षा है
तो उससे क्या होगी, अगर आप शिक्षित हैं तो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, तो उससे आपका मानसिक विकास अच्छा होता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा है ज्ञान संबंधी उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य बालक को विभिन्न विषयों के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करना है। विवेकशील पुरुष का हर जगह सम्मान होता है। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक को जो है अलग अलग जो विषय हैं उसके बारे में उसे बेहतरीन तरीके से और विस्तृत जानकारी जो है प्रदान किया जाए। उससे क्या होगा कि हमारा हम मतलब जो बालक है उसके अंदर ज्ञान जो है विकसित होगा। और आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा आप ज्ञानी रहेंगे उतना ज़्यादा आपका हर जगह सम्मान भी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि विवेकशील पुरुष का हर जगह सम्मान होता है। कि आपने देखा होगा कि बहुत जो प्रोफेसर लोग होते हैं या साइंटिस्ट लोग होते हैं उनका कितना आदर सम्मान लोग करते हैं। जो बहुत बड़े शिक्षित होते हैं, जिनके पास जितना नॉलेज होता है, लोग उसकी उतना सम्मान करते हैं कि अरे ये तो बहुत जानकार हैं, ये बहुत नॉलेज रखते हैं। तो ऑटोमेटिक एक इनकी जो इमेज होती है ना उनकी, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो विवेकशील पुरुष का जो है हर जगह सम्मान होता है। चौथा है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। तो सामाजिक अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक है। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ खो दिया। मानव को मानव बनकर रहना सिखाना शिक्षा का उद्देश्य है। मतलब कि चरित्र जो है, क्योंकि हम कहते हैं ना कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर आप कितने भी विद्वान हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी बन जाइए, आपके लिए जो लोगों की विचारधारा है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि चरित्र ही ऐसा चीज है कि लोग आपके चरित्र के हिसाब से आपको जज करते हैं। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपको अच्छा ही मानेंगे। अगर आप नहीं जो है अगर ये कहा जाए कि आप एक बहुत लो बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते होंगे या आप एक बहुत धनी धाकड़ व्यक्ति भी होंगे, तो अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप भले अमीर हैं तब भी लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। भले दिखावे के लिए आपके सामने हाँ हाँ कर दे, सर हिला दे, लेकिन मन से आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो चरित्र होना बहुत अच्छा है। और आपको अच्छे बुरे की समझ कौन विकसित करता है? शिक्षा करता है। शिक्षा में बताता है चोरी नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये सारे जो नैतिक गुण हैं ये हमें शिक्षा के माध्यम से पता चलती हैं और इसी से हमारा जो है चरित्र निर्माण होता है। और उस चरित्र निर्माण करते करते हम अपने चरित्र का विकास भी करते हैं। और सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, सब जगह व्यक्ति का जो है हर फील्ड में व्यक्ति का चरित्रवान होना जो है बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अगला यहाँ पे है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है, जो कि शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। यानी आपने देखा होगा कि अगर हमारे देश की कुछ संस्कृति है तो हमें कैसे पता चलेगा? हम अपने देश, हम बहुत ऐसा तो नहीं हमारा जीवन जीते रहेंगे, तो हमारे जो देश की कल्चर है, जो संस्कृति है, वो हमें कैसे पता चलती है? हमारे घर वाले बताते हैं, हम विद्यालय में सीखते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति अगर होता है तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि हम अपनी जो भी हमारे देश की संस्कृति है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, हस्तांतरित करते रहते हैं। तो शिक्षा एक माध्यम बनता है हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाने का। तो सांस्कृतिक विकास भी करता है शिक्षा। छठा है अवकाश के उपयोग का सिद्धांत। तो मानव जीवन में अवकाश का बहुत महत्व होता है, अतः खाली समय में बालकों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए और उनकी रुचियों को संगीत, कला और नृत्य आदि की ओर मोड़ देना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि यह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यानी अगर हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षा क्या करता है कि शिक्षा हमें हमारे खाली समय का उपयोग करने में भी मदद करता है कि हम किस तरीके से, अगर हम खाली हैं, अगर हम इस टाइम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है कि गर्मी की छुट्टियों में तो लोग क्या करते हैं कि शिक्षा हमें हमारी जो गर्मी की छुट्टियां थी उसको हम किस तरीके से जो है अच्छे रचनात्मक कार्यों के लिए उसको डाइवर्ट कर दें, वो चीज़ में हमारी जो है मदद करता है। जैसे हमने क्या करा, हमने खाली समय में कुछ संगीत की क्लासेस ले ली, कला की ले ली, या मार्शल आर्ट की क्लासेस ले ली, किसी भी चीज़ का आपको केवल क्या करना है, शिक्षा हमें हमारे जो अवकाश है उसका उपयोग करने में भी मदद करता है। अगला है सामाजिक विकास का उद्देश्य। तो सामाजिक विकास के उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का समाजीकरण करना है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यह सीखता है कि अपनी स्थिति के अनुसार समाज में उसे किस तरह की भूमिकाएं अथवा व्यवहार करना चाहिए। इन व्यवहारों का निर्धारण समाज के मूल्य के अनुसार होता है।
यानी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति के अंदर समाजीकरण को वो विकसित करे। समाजीकरण क्या है, जैसे समाज में आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं। और शिक्षा ही हमें ये चीज़ें जानने में मदद करती है कि हमें किस तरीके से समाज में रहना है, समाज में व्यवहार करना है, अपनी भूमिका को समाज के अंतर्गत किस तरीके से निर्वहन करना है, अपनी भूमिका का, समाज के मूल्य क्या हैं उसको जानना, उसी के अनुरूप आगे बढ़ना। तो शिक्षा हमारे सामाजिक विकास में भी काफ़ी मदद करता है। अगला यहाँ है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। तो देखिए, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या क्या है? भोजन, वस्त्र और मकान। रोटी कपड़ा मकान हम लोग कहते हैं ना, वही चीज़ है। यदि शिक्षा इसको देने में असफल है तो इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण ने शिक्षा के व्यावसायिक क्षेत्र को अत्यधिक श्रेष्ठ माना है। यह उद्देश्य व्यक्ति की जीविका की समस्या को हल करता है, अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना है। जैसे वैदिक काल में अलग चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन हम आधुनिक काल की अगर बात करते हैं तो जीविकोपार्जन एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है शिक्षा का। हम पढ़ाई क्यों करते हैं कि आगे चल के हम कुछ बने। आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप ये चाहते हैं कि आप आगे जाके कोई जॉब करें या कुछ करें, और उस करने का तात्पर्य क्या है कि जीविकोपार्जन के लिए हमें पैसे चाहिए। हम जो है अर्निंग करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, इसके लिए हम कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो शिक्षा हम इसीलिए ले रहे हैं कि आगे चल के हम कुछ कार्य करें जिससे कि हम धन की प्राप्ति कर पाएँ, मतलब कमाई कर पाएँ, और उससे हम अपना जीविकोपार्जन कर पाएँ। तो ये एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दो यार, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम लास्ट हमारा आज के क्लास का टॉपिक रहेगा शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, मतलब हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसमें बाधा का कार्य करते हैं। पहला यहाँ पे है दार्शनिक कारक। तो दर्शन का प्रभाव शिक्षा के उद्देश्यों पर अत्यधिक पड़ता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मभिव्यक्ति, व्यक्तित्व का विकास, प्रवृत्तियों का शोधन आदि की प्राप्ति है शिक्षा के उद्देश्य थे। परंतु आदर्शवादियों के अनुसार चरित्र निर्माण, आत्मानुभूति, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के उद्देश्य थे। मतलब जो दार्शनिक कारक है, मतलब समय के हिसाब से जो आदर्शवादी थे, जो दर्शनवादी थे, प्रकृतिवादी थे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबके अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य जो है अलग अलग हो गए। तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य थे, हम एक कह सकते हैं ना कि हमारे, जैसे मान लीजिए शिक्षा के हमने कुछ उद्देश्य मान के चल रहे थे कि शिक्षा के हमारे ये उद्देश्य हैं, लेकिन प्रकृतिवादी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा का उद्देश्य हमारा अलग रहेगा। मतलब उनके अनुसार ये सारी जो चीज़ें थी, ठीक है, अभी जो हमने बोला ये सारी जो चीज़ें थी उनके अनुसार वो शिक्षा का उद्देश्य होगा, मतलब उसकी प्राप्ति ही शिक्षा का मेन उद्देश्य होगा। आदर्शवादी आए तो उन्होंने अपने हिसाब से कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षा के उद्देश्य होंगे। तो कहीं ना कहीं दार्शनिक कारक भी हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको प्रभावित करते हैं। दूसरा है जीवन दर्शन। तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने के ढंग भी क्या है, जो समाज में रह रहे हैं व्यक्ति, ठीक है, जो लोग रह रहे हैं समाज में, उनके जीवन जीने का ढंग भी शिक्षा के उद्देश्यों पर जो है प्रभाव डालता है, या उनका भी जो है शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। कि जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, किस समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, तो वहाँ के अनुरूप ही देखिए वहाँ की शिक्षा प्रणाली होती है। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं फिर वो उसी के हिसाब से होते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे भारत में अलग शिक्षा प्रणाली चलती है, मतलब शिक्षा का जो स्तर है वो डिफरेंट है, जापान में बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे देखते होंगे आप छोटे छोटे बच्चे भी बिल्कुल कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी चीज़ें अलग हैं, हो सकता है धीरे धीरे आगे चल के इन फ्यूचर हो, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा जो है नहीं आप देखते हैं, जो जैसा कि जापान में आप देख रहे होंगे। मैं यहाँ जापान का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक बहुत छोटी कंट्री है लेकिन बहुत विकसित, मतलब बहुत जल्दी विकसित कर गई कंट्री, और वहाँ के बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो समाज में रह रहे व्यक्ति हैं उनका जीवन जीने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव डालता है। उनके उद्देश्य जो जैसे मैंने जहाँ जापान के एग्जांपल लिया, तो वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य बिल्कुल अलग होंगे, हमारे यहाँ के उद्देश्य अलग हैं। उनके हिसाब से बच्चों छोटी एज में ही बिल्कुल प्रोजेक्ट कार्य वगैरह कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक्टिविटी करके कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। हमारे यहाँ उतना अभी नहीं हो पा रहा है, अभी बच्चे उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना बेहतर तरीके से अभी अप्लाई नहीं कर पा रहा है इन सारी चीज़ों को। तो ये हो गया हमारा जीवन दर्शन।
तो तीसरा है राजनीतिक कारक। तो शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा व्यवस्था का कार्यभार संभालती है, अतः वह अपने अनुरूप ही शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों पर तत्कालिक सरकार का प्रभाव पड़ता है। यानी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, क्योंकि शिक्षा जो हमारी पाठ्यक्रम, जो हमारे करिकुलम वगैरह होते हैं, वो कौन बनाता है? वो हमारे सरकार के अंतर्गत ही सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं। तो सरकार जो है, शिक्षा का ही ढांचा सरकार के अनुरूप ही उस चीज़ का निर्माण होता है। जो हमारी शिक्षा का ढांचा होता है वो सरकार ही डिसाइड करती है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कारक है वो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अब आप देखें तो नई नई चीज़ें हमारे जो है शिक्षा प्रणाली में देखने को मिल रही हैं। नई नई शिक्षा नीति जो है, अब देखिए हमारी लेटेस्ट शिक्षा नीति आई है, तो चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, लेकिन उतनी अभी टाइम लगेगा, उतना तेज़ी से तो नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली जा रही हैं। और सारी चीज़ें अब जो है कहीं ना कहीं बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। पहले क्या था कि अध्यापक का जो है रोल ज़्यादा होता था, बच्चे थोड़ा सा उनका रोल कम होता था, लेकिन अभी सारी चीज़ें जो है वो बच्चे के ऊपर फोकस हो गई हैं कि हमारा जो मेन टारगेट कौन है, हमारे बच्चे हैं। मतलब बच्चों को ध्यान में रख के ही हमें पढ़ाना है। बच्चों की बौद्धिक क्षमता, की शारीरिक क्षमता, बच्चे का हमें हर चीज़ देख के चलना है, उनका सर्वांगीण विकास करने में हमें मदद करना है। तो राजनीतिक कारक भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शासन ही डिसाइड करती है हमारी शिक्षा का ढांचा। सरकार जैसा चाहती है उसी के अनुरूप हमारे शिक्षा का ढांचा का निर्माण होता है और फिर वही अप्लाई होता है। चौथा है सामाजिक कारक। तो समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर जिस तरह का सामाजिक माहौल होता है उसी के अनुरूप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी होती है। तो शिक्षा का माहौल क्या है हमारे समाज का? आपने देखा होगा ना कि अगर एक बहुत ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना गांव के स्कूल और एक हम कहें सिटी के जो स्कूल होते हैं, तो आपने देखा होगा जो सिटी के स्कूल हैं वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। गांव में उतने अच्छे से नहीं हो पाता। क्योंकि वहाँ का सामाजिक माहौल अलग है और हमारे जो सिटी के हमारे स्कूल होते हैं वहाँ का सामाजिक माहौल अलग है। तो सामाजिक माहौल का भी बहुत इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। आर्थिक कारक। तो किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ के शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के ऊंचे उद्देश्यों को निर्धारित करके भी उचित साधनों के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं विकसित कंट्री और विकासशील कंट्री। हमारा देश क्या है? विकासशील है, विकासशील देश है, और कुछ विकसित देश होंगे। तो जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है वो एजुकेशन पे उतना ज़्यादा फंड लगाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हो पाए। हमारे यहाँ क्या है कि अभी उतना जो है हमारा देश विकसित नहीं है, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अगर अपने देश में हम ये मान के चलें कि हमें अपनी शिक्षा के जो ऊंचे उद्देश्य हैं, हम कहें कि नहीं हम ये चाहते हैं शिक्षा में ये सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन उतना बजट नहीं है, तो हम अगर ऊंचे उद्देश्य को निर्धारित भी कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है, लेकिन हमारे पास उतने साधन नहीं है। जैसे आप ये कहें कि हम अपने हर बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य करवाएंगे, हर स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य होगा, प्रैक्टिकल कार्य होंगे, बच्चों को हर चीज़ें करके सिखाई जाएंगी, बच्चों को खुद करने का मौका दिया जाएगा, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो क्या कि एक प्राइमरी के स्कूल में, गांव-गांव में जो प्राइमरी के स्कूल है वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी इतनी जल्दी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उतना बजट भी नहीं है, उतनी उसको करने में टाइम लगेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को। अगला है सांस्कृतिक कारक। तो किसी भी देश या समाज की संस्कृति का वहाँ की शिक्षा के उद्देश्यों को सीधा सीधा प्रभावित करती है। जहाँ जिस तरह का सांस्कृतिक माहौल होता है उसी के अनुरूप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी होती है। यानी कल्चर का हमारे उसका भी प्रभाव रहता है कि हमारे यहाँ का क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है। जहाँ की जैसी संस्कृति होगी वो भी हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य है उसको प्रभावित करती है, क्योंकि उसी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था चलती है, जहाँ पे जिस तरह का कल्चर होता है। और धार्मिक कारक। तो जिस देश में जिस तरह का धार्मिक पक्ष होता है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होती है। अतः स्पष्ट है कि किसी देश के धार्मिक कारक भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा देश तो जैसे कई धर्मों का मिश्रण है, लेकिन कुछ देश जो है पूरी तरह से किसी एक धर्म जो है, मतलब मान के चलते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ की किसी एक धार्मिक पक्ष की होती है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री का देखेंगे तो वहाँ पे जो है किसी एक धर्म का जो है, एक धार्मिक पक्ष अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है अगर आप देखें तो उसी धर्म के इर्द गिर्द ही रहती है। मतलब उस धार्मिक चीज़ की जो शिक्षा है वो उनको दी जाती है, ज़रूर दी जाती है। तो धार्मिक कारक भी हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य है उसको प्रभावित करते हैं।
तो इत्यादि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मुझे लगता है कि आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नोट्स कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।